स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय रहेगा द्वंद्व समास। क्या कहते हैं द्वंद्व समास में? जिस समस्त पद में दोनों पद या सभी पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कि जिस समस्त पद में या तो दोनों ही पद प्रधान होंगे या सभी पद प्रधान होंगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समस्त पद का विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के साथ चय जोड़ दिया जाता है। जब भी समस्त पद का विग्रह करेंगे तो उसमें प्रत्येक शब्द के साथ, मान लीजिए दो शब्द हैं तो हर एक शब्द के साथ चय जोड़ दिया जाता है। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। अब इनके हम तीनों की व्याख्या करेंगे। फर्स्ट है इतरेतर द्वंद्व। कहते हैं पहला नियम क्या है? समस्त पद के अंत में जितनी शब्द संख्या होगी उसके अनुसार वचन होगा। मान लीजिए समस्त पद के अंत में जितनी शब्द संख्या होगी, कहने का अर्थ है कि शब्द दो हैं, समस्त पद में दो शब्द हैं, अंत में जो शब्द है उसके अनुसार ही, मान लीजिए दो शब्द हैं तो दो के द्वितीय के अनुसार ही वह द्विवचन होगा। फिर कहता है समस्त पद में अंतिम पद के अनुसार लिंग होता है, और जो समस्त पद में अंतिम पद होगा, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर लिखा माता पितरो, अब जो समस्त पद में अंतिम पद था पिता, उसके अनुसार लिंग होगा। पिता शब्द का द्विवचन रूप होगा पितरो, उसी के अनुसार रूप चलेगा पितृ। फिर कहते हैं इसमें सभी पद प्रधान व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। उदाहरण से हमारी बात स्पष्ट हो जाएगी। कहते हैं माता पितृ, माता च पिता च, इसका समास विग्रह हुआ। समस्त पद के अंत में जितनी शब्द संख्या होगी, समस्त पद ये था, इसके अंत में शब्द संख्या कितनी है? एक, दो शब्द हैं। अब जो उनके अनुसार वचन होगा। अब जितनी शब्द संख्या थी दो, वचन भी कितने होंगे? दो होंगे। और समस्त पद के अंतिम पद के अनुसार लिंग होता है, और अंतिम पद था पिता, पिता के अनुसार लिंग क्या होगा? पितृ, पिता पितृ, द्विवचन का रूप होगा। और इसमें सभी पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, वह अस्तित्व बनाए रखते हैं। सभी पद कैसे हैं? प्रधान है, माता भी और पिता भी। एक अन्य उदाहरण है वृक्ष लते, ये समस्त पद है, इसका समास विग्रह करेंगे वृक्ष च लता च। क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास। समस्त पद के अंत में संख्या कितनी है? दो है, ठीक है, तो उसके अनुसार वचन भी हो जाएगा द्वितीय, लता लते। और लिंग कौन सा होगा? लता में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का क्या होगा? द्विवचन होगा, तो रूप बन जाएगा वृक्ष लते। आगे है समाहार द्वंद्व। क्या कहते हैं? इस समास में प्रत्येक पद प्रधान न हो अपितु सभी पद मिलकर समूह अर्थ का बोध कराते हैं। कि इसमें सभी पद प्रधान नहीं होते, अपितु सभी पद मिलकर समूह अर्थ का बोध कराते हैं। कहते हैं यह समास सदा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, और विग्रह करते समय अंत में समाहार जोड़ दिया जाता है। समस्त पद था सर्प नकुलम। अब कहते हैं इसमें समास में समस्त पद कैसा होगा? नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। ये नपुंसकलिंग एक वचन में है और समूह अर्थ का बोध कराते। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, जो सर्पश्च नकुलश्च अन्यो समाहारः, ये अन्यो क्या है? इदम शब्द रूप का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति द्विवचन में अन्यो रूप बनता है, और कहा था अंत में समाहारः जोड़ दिया जाता है, जैसे सर्प नकुलम। अब यहाँ पर समूह अर्थ का बोध कराता है, जैसे सर्प नकुल अन्यो समाहार, सांप और न्यूले का, इन दोनों का समाहार, इन दोनों का समूह का बोध। ये क्या हुआ? इनका समास
विग्रह, और अंत में क्या जोड़ दिया है, समाहार। क्योंकि द्वंद्व समास क्या कहता है, विग्रह करते समय क्षय जोड़ना है, प्रत्येक शब्द के साथ इन्होंने क्षय जोड़ दिया। ठीक है, फिर फिर कहते इन दोनों का समाहार, इन दोनों का समूह, इन दोनों अन्य का अर्थ है इन दोनों का, समाहार है मैंने समूह, और समाहार अंत में जोड़ दिया गया। इस प्रकार ये समस्त पद क्या था, सर्पनुकूलम, और ये उनका हो गया समास विग्रह। कहने का अर्थ सिंपल सा यही है कि समाहार द्वंद्व में क्या होता है कि पहले तो प्रत्येक शब्द के साथ चय जोड़ दिया जाता है, फिर इन दोनों का, अन्यों का अर्थ इन दोनों का, और अंत में समाहार जोड़ दिया गया। और ये समस्त पद कैसा होगा, सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। फिर आता है एक शेष द्वंद्व। एक से, जहाँ द्वंद्व समास में केवल एक ही पद शेष रहता है वहाँ एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे माता च पिता च पितृ। अब माता च पिता च ये दो पद थे, लेकिन एक ही पद शेष रहा, पितृ। तो कहता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पदों के समास होने पर केवल पुल्लिंग शेष रहता है, उसे द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद था पितृ, विग्रह होगा माता च पिता च। अब यहाँ पर ये दो शब्द हैं, स्त्रीलिंग माता है, पुल्लिंग पिता है, केवल पुल्लिंग ही पद शेष रहता है और उसमें द्विवचन का प्रयोग होगा। द्विवचन का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि माता एक पद है, पिता दो पद है, ये दो पद हो गए हैं। अब पिता का द्विवचन में क्या रूप बनेगा, पिता पितृ, और समास होने पर केवल पुल्लिंग पद ही शेष रहता है, पुल्लिंग का ही समास करना है। मान लीजिए विग्रह आया है माता च पिता च, तो एक पद है, दो पद है, तो द्वितीय जो पद आया है पिता, उसको द्विवचन में लिखना है, क्योंकि पद कितने हैं, दो हैं, और केवल पुल्लिंग ही पद शेष रहता है और द्विवचन का प्रयोग करना है। जैसे भ्राता च भगिनी च, भाई और बहन। ठीक है, तो भ्राता और भगिनी ये दो शब्द आए हैं, ठीक है, लेकिन पुल्लिंग शेष रहता है, पुल्लिंग था भ्राता, तो भ्राता का क्या बनेगा, जैसे पिता पितृ, भ्राता भ्रातारौ। इस प्रकार ये एक शेष द्वंद्व समास था। आज हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा कि द्वंद्व समास में मूल क्या है। द्वंद्व समास में सभी पद दो पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और प्रत्येक शब्द के साथ क्या, च जोड़ दिया जाता है। अलग अलग है, इतरेतर द्वंद्व समास का अलग नियम है, और जो समाहार द्वंद्व है उसका अलग नियम है, और एक शेष द्वंद्व का अर्थ क्या है, इसका अलग नियम कि दो शब्द होते हैं, उनमें से केवल एक ही शेष बचता है, और शेष क्या होगा, पुल्लिंग शब्द शेष रहेगा और उसमें द्विवचन का प्रयोग होगा। जैसे हंसो, हंसी च हंसः च। अब हंसी और हंस, हंस जो शब्द है वही शेष रहेगा और इसको द्विवचन में क्या रूप बनेगा, हंसो। जैसे राम रामौ। इस प्रकार ये एक शेष द्वंद्व समास हमने पढ़ा।